वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में। त्रिकोणमितीय समीकरण का मतलब है जिसमें एक वेरिएबल आ जाए। जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। यदि हम लोग एक ऐसा समीकरण लिखें जिसमें एक वेरिएबल इंक्लूड हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है, साइन x बराबर करनी में 3/2। इस समीकरण में x एक चर राशि है, एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर अब हमें ये सोचना होता है कि x का ऐसा कौन सा मान होगा जिससे कि साइन का वैल्यू करनी में 3/2 आए। तो इस प्रकार का यदि कोई समीकरण है तो ऐसे समीकरण को हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं और इसको हल करके हम लोग x का मान ज्ञात करते हैं। यदि परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें तो देखिए डेफिनेशन या परिभाषा कुछ इस प्रकार से हम लोग दे सकते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण के लिए। एक चर राशि में, ठीक है, एक चर राशि सिंगल वेरिएबल, एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। तो बहुत ही सरल सा परिभाषा है, एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलनों। त्रिकोणमितीय फलनों का मतलब है उसमें साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक का एक्सप्रेशन होना चाहिए। त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी समीकरण चर के निश्चित मान के लिए सत्य होता है, चर के निश्चित मान के लिए सत्य होता है। तो वही घटना यहाँ पर भी घटेगी। जो त्रिकोणमितीय समीकरण है वो चर के कुछ निश्चित मानों के लिए ही सत्य होगा। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय में ऐसा होता है कि त्रिकोणमितीय फलनों के मान एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराए जाते हैं। अर्थात त्रिकोणमिति में मानों की पुनरावृत्ति होती है। कोण के बढ़ने के साथ साथ, अर्थात कोण में परिवर्तन होने के साथ साथ उसके मान में परिवर्तन होता है, लेकिन एक निश्चित अंतराल के बाद पुनः उन्हीं मानों की पुनरावृत्ति होने लगती है। अर्थात त्रिकोणमितीय समीकरण में हमें चर x के एक नहीं, एक से अनेक मान प्राप्त होते हैं, बहुत सारे मान प्राप्त हो सकते हैं। तो इसीलिए त्रिकोणमितीय समीकरण में एक रेस्ट्रिक्शन लाया गया है जिसे हम कहते हैं मुख्य मान। मतलब एक इंटरवल डिसाइड किया गया है, अगर उस इंटरवल के अंदर हम x का मान ज्ञात करते हैं या त्रिकोणमितीय समीकरण का हल ज्ञात करते हैं तो उस हल को मुख्य मान कहा जाता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। ये तो परिभाषा की बात हो गई कि एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि त्रिकोणमिति में ऐसा होता है कि त्रिकोणमितीय फलनों के मान एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होने लगते हैं, अर्थात मानों की पुनरावृत्ति होने लगती है। आप कोण का मान बढ़ाते चले जाएं तो होगा क्या, वही मान बार बार रिपीट करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, इतने डिग्री से लेकर के इतने डिग्री तक एक इंटरवल डिसाइड किया और ये डिसाइड किया कि इस इंटरवल के अंदर जो भी मान आएगा उसको हम लोग मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए sin x तथा cos x, ये जो दो त्रिकोणमितीय फलन है sin x और cos x, तो sin x तथा cos x के मानों में 2 पाई अंतराल, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री,
2 पाई अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो और tan x की अगर बात करें तो tan x के मान में पाई अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। तो ऐसा देखा गया है कि साइन और कॉस ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है या फलन है, इनके मान में 2 पाई के बाद पुनरावृत्ति होने लगती है, जबकि tan जो होता है उसमें पाई अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होने लगती है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन की। व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन की, तो देखिए किसी पूर्णांक n से युक्त किसी पूर्णांक n से युक्त व्यंजक जो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी हल व्यक्त करता है उसे व्यापक हल कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। पूर्णांक n से युक्त व्यंजक जो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी हल व्यक्त करता है उसे व्यापक हल कहते हैं। इसमें मुख्य मान शाखा भी है और जितने भी संभव हल है वे सभी भी सम्मिलित हैं। कहने का मतलब है त्रिकोणमितीय समीकरण का एक ऐसा हल, त्रिकोणमितीय समीकरण का एक ऐसा हल जो व्यापक हल देता हो। व्यापक हल का मतलब वो x के उन सभी मानों को बताता हो जो उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ऐसे समीकरण को हम लोग, ऐसे हल को हम लोग व्यापक हल कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है sin x बराबर 0। अब हमें ये सोचना है कि x का वो कौन सा मान है जिससे कि sin x का मान 0 होगा। ठीक है, sin x बराबर 0, तो x का मान क्या होगा जिससे कि sin x का मान 0 हो जाए। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो x का एक मान आ गया 0 डिग्री। इसका एक हल है 0, लेकिन 0 के अलावा भी बहुत सारे एंगल्स होते हैं जिस पर sin का मान 0 होता है, और एक नहीं बहुत सारे होते हैं। तो हमारे पास एक देखिए व्यापक हल है x इज इक्वल टू n पाई, x बराबर n पाई। यहाँ पर x बराबर n पाई इस समीकरण का व्यापक हल है। अगर यहाँ पर n की जगह पर हम लोग 0 को रखें तो x बराबर 0 आएगा जो कि इसका हल है। यदि n की जगह पर हम लोग यहाँ पे 1 रखें तो x बराबर पाई आएगा। x बराबर पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री का मान भी 0 होता है। यदि n की जगह पर 2 रखा जाए तो x बराबर 2 पाई का मतलब हो गया 360 डिग्री, और साइन 360 डिग्री का मान भी 0 होता है। इसी प्रकार से हम लोग n की जगह 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से बहुत सारे वैल्यू रख करके इस समीकरण के अनेक हल प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर n पाई इस समीकरण का व्यापक हल है। तो इसी प्रकार से cos x बराबर 0, sin x बराबर sin y, cos x बराबर cos y, इन सबके क्या होते हैं, व्यापक हल होते हैं। तो व्यापक हल से अभिप्राय यह है कि त्रिकोणमितीय समीकरण का एक ऐसा हल, त्रिकोणमितीय समीकरण का एक ऐसा हल जो उस समीकरण के सभी हल, उस समीकरण के जितने भी हल हो सकते हैं उन सबका वैल्यू हमें दे, उसे हम कहते हैं व्यापक हल। यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण दिया गया है और बेहतर तरीके से चीजों को समझने के लिए। देखिए sin x बराबर करनी में 3/2, ये एक त्रिकोणमितीय समीकरण है। sin x बराबर करनी में 3/2। अब हमें इस समीकरण को x के लिए हल करना है कि x का मान कितना होगा जिससे कि sin x का मान करनी में 3/2 आ जाए। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ x इक्वल ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2 पाई, ये मुख्य मान दिया गया है। ठीक है, मुख्य मान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइन और कॉस 2 पाई के बाद अपने मान की पुनरावृत्ति करते हैं। तो जो फर्स्ट इंटरवल है 0 से 2 पाई, अगर इसके अंदर हम लोग x का कोई मान निकालते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मुख्य मान।
और इसके ऊपर बहुत सारे मान ज्ञात किए जा सकते हैं जो इस समीकरण का हल होंगे, लेकिन वे हल जो इस इंटरवल में आएंगे उसको हम लोग कहेंगे मुख्य हल। ठीक है, तो यहाँ पर sin x बराबर करने में 3/2। अगर हम लोग इस त्रिकोणमितीय समीकरण की बात करें तो देखिए sin π/3 बराबर होता है करने में 3/2। हम लोग जानते हैं π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान होता है करने में 3/2। तो इस समीकरण का एक हल हो गया π/3, और ये π/3 इस इंटरवल में आता है, तो π/3 इस समीकरण का मुख्य हल है। उसी प्रकार से और आगे हम लोग बढ़ें तो sin पाई माइनस π/3 यदि किया जाए, sin पाई माइनस π/3, तो पाई माइनस π/3 हमें देता है 2π/3, sin 2π/3, और sin 2π/3 का मान भी करने में 3/2 होता है। और 2π/3 जो है 2π/3 यह भी इसी अंतराल में आता है, इसी इंटरवल में आता है, तो 2π/3 भी क्या है, एक मुख्य हल है। तो π/3 और 2π/3 ये दोनों ही इस समीकरण के मुख्य हल हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वे हल जो 2π के बाहर चले जाएंगे वो मुख्य हल नहीं कहलाएंगे। सिर्फ वे हल जो 0 और 2π के मध्य रहेंगे उनको हम लोग मुख्य हल कहेंगे, और जो 2π से आगे जाएंगे वो हल तो है समीकरण का, लेकिन वो मुख्य हल नहीं है। तो मुख्य हल देखिए हमें क्या मिला, x बराबर π/3 और 2π/3। इसी प्रकार से आइए एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, tan x बराबर -1/3, tan x बराबर -1/3, यह भी एक त्रिकोणमितीय समीकरण है। अब इसमें हमें x का वो मान बताना है जिससे कि tan x का मान -1/3 हो जाए। तो देखिए tan π/6, tan π/6 का मान होता है 1/3। तो tan पाई माइनस π/6 का मान देखिए, पाई माइनस π/6 का π-π/6 का मतलब हो गया ये जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो हमें मिलेगा -10 π/6 अर्थात -1/3। तो अगर हम लोग हल की बात करें तो 6 एकम 6 और 6 में से गया 5 π/6, तो 5π/6 या 5π/6 इस त्रिकोणमितीय समीकरण का हल है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो 11π/6 भी इस त्रिकोणमितीय समीकरण का हल है। और आप अगर देखेंगे तो 5 6 11 और 6 और आगे जोड़ेंगे तो 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17π/6 भी इसका हल होगा। उसी प्रकार से 17 में 6 और जोड़ लीजिए तो 17 6 23π/6 भी इसका एक हल होगा। तो इस प्रकार से हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य हल और व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं। तो जो हमारे नोन ऑपरेटर्स हैं उनके लिए जो व्यापक समीकरण है या व्यापक हल है उसका देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूले टाइप में एक टेबल बना दिया गया है जिसको हमें याद रखना चाहिए। यदि sin x बराबर 0 हो, त्रिकोणमितीय समीकरण है, यदि sin x बराबर 0 हो तो x बराबर होता है n पाई, जहां n बिलोंग्स टू z है, जहां n क्या है, एक पूर्णांक है। हाँ, ये याद रहे कि इसमें 0 इंक्लूड है, ठीक है, x n का मान 0 भी हो सकता है। तो sin x बराबर 0 हो तो x बराबर n पाई, यानी इस समीकरण का व्यापक हल है x बराबर n पाई। n होना चाहिए क्योंकि डेफिनेशन में यह बताया गया है कि पूर्णांक n से युक्त व्यंजक जो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी हल व्यक्त करता है उसे व्यापक हल कहते हैं। तो देखिए इसमें n है, पूर्णांक n है, तो n से युक्त ये जो हल है इसको हम लोग बोलेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल। उसी तरह से देखिए cos x बराबर 0 तो x बराबर 2n + 1 × π/2, ये cos x बराबर 0 का व्यापक हल है। यदि sin x बराबर sin y, ऐसा आ गया कि sin x बराबर sin y, तो x बराबर होता है n पाई प्लस -1 का पावर n × y, ये व्यापक हल होगा। यदि cos x बराबर cos y, तो x बराबर हमें मिलता है 2n पाई प्लस माइनस y।
और यदि tan x बराबर tan y, tan x बराबर tan y, तो हमें मिलता है x बराबर n पाई प्लस y। तो ये होते हैं व्यापक हल। तो ये फॉर्मूला है, ये सूत्र है, हमें इनको याद रखना होगा, जिससे कि हम लोग प्रश्नों को या समीकरणों को आसानी से हल कर सकें। तो आइए एक उदाहरण लेते हैं और इस उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हमें कार्य को करना है। देखिए यहाँ पर एक त्रिकोणमितीय समीकरण दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x बराबर 0, और इसे हल करके हमें x का व्यापक मान ज्ञात करना है, यानी व्यापक हल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे किया जाता है, इसको किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखें कि यहाँ पे साइन है और यहाँ पर कॉस है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस कॉस को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर दें। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 3 साइन एक्स बराबर 0। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स बराबर 0। अब यदि इस पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर दिया जाए तो हमें मिलेगा ये जो -2 साइन स्क्वायर एक्स है, ये माइनस से गुणा करने पर हो जाएगा +2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये जो +3 साइन एक्स है ये हो जाएगा -3 साइन एक्स, और ये जो +2 है वो हो जाएगा -2 बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे या इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 3 है, तो देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स, इन दोनों को जोड़ने पर -3 साइन एक्स आ जाएगा। ये मध्य पद विश्लेषण विधि से हम लोग इसका गुणनखंड कर रहे हैं। अब इन दोनों में से हम लोग 2 साइन एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 साइन एक्स को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा साइन एक्स -2, और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 कॉमन ले सकते हैं, तो साइन एक्स -2 बराबर 0। तो अब हमें दो गुणनखंड प्राप्त हो गया, एक साइन एक्स -2 और दूसरा 2 साइन एक्स +1 बराबर 0। तो अब यहाँ पर इन दो गुणनखंडों का, इन दोनों का जो गुणनफल है वो 0 के बराबर है। तो यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। तो यदि sin x -2 बराबर 0 हो तो हमें मिलता है इम्प्लाइज sin x बराबर 2, ये हमें मिला sin x बराबर 2। लेकिन हम लोग जानते हैं कि साइन का जो मान होता है, साइन का जो वैल्यू है वो x के किसी भी मान के लिए साइन का मान -1 से कम नहीं हो सकता और +1 से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि साइन x का जो परिसर है, जो रेंज है वो -1 से +1 है। तो ये जो आया है sin x बराबर 2, ये स्वीकार्य नहीं है, तो इसको हम लोग लिख देंगे अग्राह्य या असंभव, ये संभव नहीं है। इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये 0 के बराबर होगा, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 2 sin x +1 बराबर 0 इम्प्लाइज sin x बराबर -1/2। हाँ ये ठीक है, sin x बराबर -1/2। अब sin का मान -1/2 कितने डिग्री के लिए होता है ये हमें सोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर तो हमें सोचना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे आप और निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझना होगा कि साइन कितने डिग्री का मान -1/2 होता है। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में साइन का मान नेगेटिव नहीं होता है। इसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जाएंगे तो वहां पर भी साइन का मान नेगेटिव नहीं होता है। तो हमें कहाँ पहुंचना होगा, या तो थर्ड में या तो फोर्थ में।
तो साइन का मान नेगेटिव 180 डिग्री के बाद ही हमें मिलेगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में मिल सकता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल सकता है। तो अब हमें ये विचार करना होगा कि साइन कितने डिग्री का मान -1/2 होता है। तो देखिए साइन, इसलिए साइन x बराबर हम लोग लिखेंगे साइन 7π/6, 7π/6, क्योंकि साइन 7π/6 का मान ही -1/2 होगा। आप चाहें तो इसको निकाल करके चेक भी कर सकते हैं। मुझे तो याद है, मुझे पता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 7π/6, लेकिन आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए साइन π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब हो गया 210 डिग्री, ठीक है। π/6 का मतलब 30 हो गया, 30 में 7 से गुणा करेंगे 210 डिग्री, तो 210 डिग्री का मतलब हो गया 2 × 90, 2 × 90, 90 यानी π/2, तो 2 × 90 का मतलब हो गया 180, 180 और प्लस 30, 180 और प्लस 30 हो जाएगा 210। तो देखिए जा रहा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, अब 2 है तो ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, साइन 30, तो माइनस साइन 30, तो -1/2। तो ये आएगा कहाँ पे? ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। 7π/6 हमें कहाँ लेके जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जा रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो sin x बराबर sin 7π/6, तो ये x का एक मान आ गया, x का एक मान होगा 7π/6, ये मुख्य मान है, ये इस समीकरण का एक मुख्य मान है, मुख्य हल है। x बराबर, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 7π/6, ये इसका मुख्य हल हो गया। x बराबर 7π/6 ऐसा अगर हमने लिखा तो ये मुख्य हल कहलाएगा, लेकिन हमें व्यापक हल बताना है, तो व्यापक हल के लिए हमें फॉर्मूले पर जाना होगा। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है कि यदि sin x बराबर sin y हो, यदि sin x बराबर sin y हो, तो x बराबर होता है n प्लस -1 का पावर n इंटू y। तो देखिए x की जगह पर तो x है, लेकिन y की जगह पर है 7π/6, तो हम लोग उस चीज को यहाँ पे रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा x बराबर व्यापक हल, इस समीकरण का व्यापक हल x बराबर n प्लस -1 का पावर n इंटू 7π/6, और ये हो गया हमारा आंसर। तो इस समीकरण का 2cos² x प्लस 3 sin x = 0, इस समीकरण का जो व्यापक हल है वो ये है कि x बराबर n प्लस -1 का पावर n इंटू 7π/6, और ये हमारा सॉल्यूशन है।